एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 2। इससे पहले के क्लास में हम लोग पार्ट सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कुछ MCQ क्वेश्चन एंड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि मैं आपको वहाँ पे ऑप्शन ही दी थी, लेकिन मैं बताई थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं करा पाई थी। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, जिसमें हम लोग और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो चैप्टर 1 का है। यकीन मानो, अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। यानी कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अच्छे से पढ़ लिए, समझो आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए बिना देर के हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि π/3 जो है वो क्या है। क्या है का मतलब क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो सिंपल सा है, मैं आपको पिछले क्लास में बताई थी कि पाई क्या होता है। तो पाई ऑलवेज जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि टिक करने वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यदि fx = x³ - 5x² + 2x + 2 है, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है कि f1 का मान निकालना है। f1 का मान निकालना है, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देन देखना है कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पे x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा -5, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 × 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। -5 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 2 × 1 करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, +2 + 2। अगर इसको ऐड करें तो 2 2 4 और 1 5, 5 - 5 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि fx यानी कि f1 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से, अगर हमारे पास fx का वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसका कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट करके हम लोग रखेंगे और इसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। चाहे आपके पास कोई भी वैल्यू दिया रहे, अगर आपके पास दिया हुआ है कि f1 का मान क्या है, f2 का मान क्या है, f3 का मान क्या है, तो सिंपल से आपको उसके वैल्यू को x पे पुट करना है जो f के साथ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चन जो आपका है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ना दे के आपको सॉल्व करने के लिए दे दे। तो आप इसको याद रखना कि इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव ना करके अगर आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ए बी का लसक ज्ञात करना। अब ये लसक क्या होता है, तो लसक मैं आपको पिछले ही क्लास में बताई थी। लसक का मतलब होता है एलसीएम और मसक का मतलब होता है HCF। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है, यानी कि ए कोई एक संख्या है एंड बी कोई एक संख्या है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग ए की जगह पे 2 लेट करते हैं और बी की जगह पे 5 लेट करते हैं, अगर हम लोग बोले कि इसका आप क्या करो, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या होगा, सिंपल सा इसका एलसीएम, इसमें तो कॉमन कोई नंबर नहीं है, तो 2 × 5 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, तो ए बी का एलसीएम हो जाएगा a × b, यानी कि सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसक क्या होगा। तो देखो, आपको समझना है कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा नंबर जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि जिसको हम लोग 1 से ज़्यादा के टेबल में काउंट कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, 6 जो होता है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड अपने आप के टेबल में आता है। तो इसका बहुत सारे के टेबल में आता है ना, तो इसलिए जो है 1 2 3 6 जो है वो इस 6 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या यानी कि वैसा नंबर जो 2 से ज्यादा के टेबल में आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा है क्या, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो होता है 4, क्योंकि 4 जो होता है वो देखो 4 जो है वो
1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड अपने आप के टेबल में आता है। इससे पहले अगर 1, 2 और 3 देखो तो 1 जो है तो 1 का टेबल तो 1 ही टाइम में आएगा, 2 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 जो है वो 1 के टेबल में आएगा एंड 3 यानी कि अपने आप के टेबल में आएगा। तो ये जो है वो सिर्फ अपने आप के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होगा क्योंकि 4 जो है वो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है और 4 अपने आप के भी पहाड़ा में आता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को क्या है सबसे छोटा अभाज्य संख्या लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर 1 को देखें तो 1 तो अपने आप ही के टेबल में आता है, तो ये तो सबसे छोटा होगा नहीं। तो हम लोग 2 देखते हैं, 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या यानी कि वैसा नंबर जो अपने आप के पहाड़ा में आता है या फिर 1 के पहाड़ा में आता है। भाज्य संख्या जो 2 से ज़्यादा के पहाड़ा में आता है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम लोग को क्या बोला है कि 4 और 2 का क्या हम लोगों को निकालना है, किसका हम लोगों को निकालना है, HCF यानी कि क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो के टेबल में वो आता है उसको हम लिखते हैं। जैसे 4 किसके टेबल में आता है, तो ये आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड अपने आप के टेबल में। अब 2 किसके टेबल में आता है, तो 2 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में। अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 यहाँ पे दोनों में है, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि इस नंबर का मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मौसा क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। कॉमन यानी कि जो दोनों में मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसका मौसा बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्या, चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे आप ले लो 2, 3 ले लो, 5, 6 ले लो, 5, 6 ना लगातार बोला है। ठीक है, 10, 11 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर इसका क्या आपको निकालना है, मौसा निकालना है। मौसा यानी कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अगर हम लोग 2 को देखें तो 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 को देखें तो 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। सिमिलरली अगर हम लोग 5 को देखें तो 5 जो है 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। 6 भी जो है वो 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। उसी तरह से हम लोग 10 को देखें तो 10 भी जो है वो 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। 11 भी जो है वो 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग दुनिया का कोई भी नंबर ले ले जो क्या है लगातार संख्या में हो। ठीक है, तो उसका HCF जो होगा वो HCF ऑलवेज क्या आएगा, तो HCF उसका ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, सिर्फ सब में कॉमन क्या है 1 है, इसलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। जब भी आपके पास लगातार संख्या बोले तो लगातार संख्या का HCF जो होगा वो 1 होगा और लगातार संख्या का LCM जो होगा वो दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपका LCM देखा है तो इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 लगातार संख्या का LCM निकालने के लिए बोले तो वो आपका दोनों का गुणनफल होगा। और अगर 2 लगातार संख्याओं का HCF यानी कि मौसा निकालने के लिए बोले तो वो उसका 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट दिया हुआ है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। कितना का, 96 का। तो 96 देखो लास्ट में क्या है, सम संख्या है। सम संख्या यानी कि इसको 2 के पहाड़ा में काट सकते हैं। अब देखो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 8 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। यहाँ से यहाँ पे गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। अब देखो 2 के पहाड़ा में इतना बड़ा नंबर तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 8 आता है 4 बार में। फिर से 2 के पहाड़ा में 24 आता है 12 बार में। 2 के पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में। और 6 जो है वो 2 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। और 3 जो है वो 3 के पहाड़ा में 1 बार में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो इसका अभाज्य गुणनफल क्या, गुणनखंड क्या हो गया, तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने टाइम्स है ये, 2 गुने 2 4 5 बार है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुने 3 लिख सकते हैं। सिंपल सा। 2 का पावर 4 क्यों लिखे, क्योंकि 2 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 जो है वो सिंपली 1 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे 2 का पावर जो है वो 5 बार हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 बार हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 का पावर 5 इंटू 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग यानी कि वो 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखो मैं पहले ही अपडेट कर चुकी हूँ किस तरह से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर अभी तक आप उसको स्टडी नहीं किए हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो कि इस बार का पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन ना दे कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि आप 96 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा? 0 और 50 के बीच बोला, 0 और 50 के बीच में कितना संख्या होता है? टोटल 50 संख्या होता है। 50 संख्या यानी कि अगर आप देखो तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि हर सम संख्या के बाद क्या आता है? विषम संख्या आता है। यानी कि जितना आपका सम संख्या उतना ही आपका विषम संख्या है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर सम संख्या 25 है तो विषम संख्या कितना होगा? 25 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 25 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 से नंबर दिया हुआ है। 0 से लेकर आप जितना 50 तक काउंट करो, अगर 100 तक काउंट करो तो वो उसका आधा ही होगा। आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। इसलिए 0 से लेकर 50 तक के बीच में कितना विषम संख्या होगा? तो वो 25 विषम संख्या होगा। 25 यहाँ पे विषम संख्या होगा और 25 जो है वो सम संख्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। और आई थिंक कि ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आए तो वो ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 संख्याएं a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है। तो आपको क्या करना है कि a का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं इससे पहले की क्लास में आपको बताई थी कि क्या होता है। तो इसमें बेसिकली होता है फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। HCF 2 दिया हुआ है और LCM 36 दिया हुआ है। यहाँ पे LCM होगा ना। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो यहाँ पे A के साथ 18 जो है वो गुना में है, वो इक्वल टू के अदर साइड में जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने 36 बटा 18। अब 18 का पहाड़ा अगर आप देखो तो 18 के पहाड़ा में 36 आता है। कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। यानी कि A का मान क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, यानी कि A का मान क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ था। एक संख्या A था और एक संख्या 18 था। तो आपको सिंपल सा देखना है कि अगर 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या A है और 2 संख्या कुछ भी दिया हुआ है और आपके पास LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, आपको क्या बोल रहा है कि A का मान निकालो। तो सिंपल से हम लोग को क्या निकालना है? तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर का वैल्यू क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से पूछ सकता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इस तरह की मैं एक और क्वेश्चन आपको बताई थी जिसमें क्या था कि आपको LCM निकालना था। ठीक है, आपके पास दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, HCF दिया हुआ था, LCM निकालना था। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर आपके पास इधर का संख्या दिया हुआ है, इधर का संख्या निकालना है, तभी आप आराम से गुना को भागा में ले जाओ, चेंज करके निकाल लो। इधर का संख्या दिया हुआ, इधर का नहीं दिया हुआ, इधर का नहीं दिया हुआ, इधर का दिया हुआ है, तो इसको गुना से भागा में भेज दो और कट करके इसको सॉल्व कर दो। तो बहुत आसान है, कुछ भी दे दे आप आराम से इसको बना लोगे, सिर्फ पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सिंपल सा हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए ही को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 3/8 दिया हुआ है। अगर 3/8 को अगर हम देखें तो देखो हम शांत में क्या बताते, पिछली बार बताते कि अगर कोई संख्या जो है अगर वो शांत है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें 2 का पावर कुछ होगा, 5 का पावर कुछ होगा, या तो फिर वो 2 का पावर कुछ या फिर 5 के पावर कुछ के फॉर्म में आएगा। यानी कि अगर वो नंबर जो है आपका इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है? वो संख्या शांत है। और इसमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है, मतलब वो संख्या क्या है? अशांत है। तो अगर 8 को हम लोग देखें तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये 2 का पावर
3 के फॉर्म में है। तो देखो इस तरह से ये मैच कर रहा है ना, तो सिंपल से इसको हम लोग क्या बोल देंगे, शांत संख्या बोल देंगे, है ना। अगर अदर ऑप्शन आप इसका देखो तो अदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अदर ऑप्शन अगर आप देखो तो 2/15 दिया हुआ है। 15 को अगर आप तोड़ो तो ये टूटेगा 3 × 5 में, तो ये तो आपका इसमें से किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसको आप तोड़ो तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका लास्ट में ही देख रहा हो कि क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया हुआ है। विषम संख्या को आप कितना भी तोड़ोगे तो 2 में आएगा ही नहीं, 2 के पावर कुछ में, फिर 5 के पावर कुछ में, ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया हुआ है ना। तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये क्या है, अशांत है। ये अशांत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 का पावर या फिर 5 के पावर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नंबर जो होगा वो आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पहचानने का तरीका कि किसी भी नंबर को आप कैसे देख के पहचान लोगे कि वो शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो 2 परिमेय संख्या, लेट से अगर हम लोग लेट करते हैं तो 2/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या के बीच में हम लोग जितना चाहे उतना संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक जो है वो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या अगर आपके पास दिया हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में ये ली हूँ, आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो। परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या में हम लोग जितना चाहे उतना संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो नंबर से मन करेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, जितना चाहे उतना नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग अनंत तक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्नलिखित में से किसे परिकलन करने की तकनीक है। यानी कि एल्गोरिदम के अनुसार हम लोग किसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं, कि हम लोग भागफल निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उससे क्या निकलता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा हम लोग निकालते हैं उससे मौसम। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय किस चीज को निकालता है, तो वो एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। तो इसके हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जितना भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन बताई हूँ, वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई श्योर कि अगर आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को, जो भी चैप्टर 1 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बना पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।